हाँ बच्चों, रेडी है? सो स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स है। ठीक है, तो सभी लोगों को नेचुरल नंबर्स पता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स की अगर बात करें तो 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है इंटीजर्स। अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरे इंटीजर्स आ गए। ठीक है, जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हर इंटीजर्स के बीच में कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल नंबर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। जब भी हम रियल नंबर की बात करते हैं तो पूरे के पूरे नंबर इस रियल नंबर के अंदर में आ गए। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक, रियल नंबर में आपके पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए, इर्रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास रियल नंबर है, व्हाई डू आई नीड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले एक इक्वेशन को हम पढ़ते हैं। सभी लोग देखो, x² + 1 = 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप सभी लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक, चलो करते हैं ट्राई निकालने का। बड़ा प्यारा सा इक्वेशन है। x² हो गया -1, 11² -1। और आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर निगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। रियल नंबर के लिए तो किसी का स्क्वायर निगेटिव आना पॉसिबल है क्या? नहीं। x = क्या हुआ? ±√-1। ये अगर पॉसिबल नहीं तो ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए x √-1 को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो। किसी रियल नंबर के लिए किसी का स्क्वायर निगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हम उस नंबर को बोलते हैं, कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और उस इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं i से, और i = हो गया हमारा √-1। क्या हो गया? √-1। i = √-1, i² की वैल्यू क्या हो गई? -1। समझ में आया? इसको हम कौन सा बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। चलो, सभी लोगों को रियल नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, हमने रियल नंबर पढ़ लिए पूरे, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिए। अब देखो, हमने वैल्यू पढ़ी i = √-1। ठीक है, तो जिस भी नंबर के साथ i आएगा वो हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब आते हैं हम कौन से नंबर पे? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है? इट इज जस्ट द समेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन जनरल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते? z से। अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो आपको इस सेट के फॉर्म में पता होगा, ये पूरे के पूरे रियल नंबर और ये पूरे के पूरे इमेजिनरी नंबर, तो ये पूरे बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी नंबर्स है वो पूरे के पूरे कौन से नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और इन जनरल हम इसको ऐसे लिखते हैं x + iy। ठीक है, ये x हो गया आपका रियल नंबर और ये y हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। इस x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इस y को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो इन जनरल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy या फिर a + ib इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बस वही यहाँ पे हमने लिखा है।
देन चलो आगे देखते हैं, ठीक है। सो हाँ, सो देखो ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है। सो देखो z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल्स टू 7 + 8i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल्स टू 6 - 4i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो पूरे के पूरे रियल और इमेजिनरी फॉर्म में जो भी होंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो मुझे बताओ z इज इक्वल्स टू 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? रियल नंबर। वैसे ही z इज इक्वल्स टू 5i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ सर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। तो जब भी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सो अब देखो, आप सभी लोगों ने पढ़ा है ये √5 × √2, सो इसको आप लिखते हो 5 × 2 = 10। क्या ये फार्मूला ऑलवेज ट्रू होता है सभी केस के लिए? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू होता है जब a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब भी आप a और b आपके रियल नंबर है तभी आपका ये फार्मूला काम करेगा। जब भी आपका a एंड b इमेजिनरी नंबर है तब ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल √-5 है, √-7 है, तो √-5 को आप क्या लिख सकते हो? √5 × i। √-7 को क्या लिख सकते हो? √7 × i। और ये क्या हो गया? √35 i²। और i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो हम इसको लिख सकते है वैलिड नहीं। तो ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के लिए वैलिड है। जब भी रूट के अंदर निगेटिव टर्म आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रियल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलो देखो देखो क्या करना है हमको, कैसे सॉल्व करना है। कहाँ गई स्लाइड? हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल पावर ऑफ i, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि i इज इक्वल्स टू क्या होता है? √-1। क्या होता है? √-1, ठीक है। सो i² करोगे तो क्या होगा? -1, ठीक है। अगर आपको i³ निकालना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे i² × i, और i² कितना होता है? -1। तो इसका आंसर आ गया -i। चलो i⁴, तो i⁴ को आप लिख सकते हो i² × i², तो कितना हो गया? -1 × -1 कितना? 1। तो i⁴ कितना हो गया? 1। तो आपको एक बात समझना चाहिए कि i⁴ है, i⁴ है, तो आप i⁴ को लिख सकते हो i⁴ का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी i का पावर 4 के मल्टीपल में आएगा, किसके मल्टीपल में आएगा? 4 के मल्टीपल में, तब हम इसका आंसर लिखेंगे 1। इज इट क्लियर? सबको समझा? सो i⁴n, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? 1, ठीक है। सो इस हिसाब से आप कोई भी i का पावर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट ये भी आएगा, चलो वो बाद में हम आगे पढ़ने ही वाले। सो इंटीग्रल पावर ऑफ हो गया। अब देखो, जब भी हम कोई नई नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, कौन सी नंबर सिस्टम? नई नंबर सिस्टम। अब मुझे बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर पढ़ा था। तो रियल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सभी को पता है। लेकिन अभी हमने कौन सी नई सिस्टम पढ़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अलजेब्रा हमको पढ़ना जरूरी है। सो इस अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 5 + 4i,
और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 10 + 16i, और आपको कोई बोले कि इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ये ग्रेटर है, लेस है, ये पहचानो। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर बड़ा नहीं है, कोई नंबर छोटा नहीं है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा सकते। डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम इजी है। जैसे z z1 आपको दिया है 2 + 4i और z2 दिया है 6 + 8i, और आपको करने को बोला z1 + z2। ठीक है। सो क्या आ जाएगा? सिंपल, रियल का एडिशन करो, इमेजिनरी का एडिशन करो। सो 8 + 12i। ठीक है। सो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो z1 + z2 जो आंसर आया वो भी एक क्या आया? कॉम्प्लेक्स नंबर आया। और z1 + z2 का जो आंसर आएगा वही आंसर z2 + z1 का आएगा। ठीक है, ये सभी को पता है। वैसे ही अगर आप z1 - z2 करते हो तो देखो क्या आएगा, 2 + 4i - 6 + 8i, तो क्या हो जाएगा? 2 - 6 - 4, 4i - 8i -4i, तो ये हो गया अपना z1 - z2। जब भी आप z1 - z2 निकालोगे और z2 - z1 निकालोगे तो ये कभी भी इक्वल रहेगा क्या? नेवर रहेगा क्या? नहीं। ठीक है। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी, सेम। सो अब पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, अगेन सेम प्रॉब्लम लेते हैं। z1 हमको दिया है सपोज 1 + 4i और z2 दिया है 2 + 3i, और आपको z1 × z2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 4i × 2 + 3i करो। सो सिंपल, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को पता है। 1 से 2 + 3i को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 3i, 4i से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8i, और 4i से 3i को करोगे तो 12i²। ठीक है। सो 2 ये सभी को पता है, 3i + 8i 11i। अब मुझे बताओ यहाँ पे i² की वैल्यू कितनी है? i² की वैल्यू कितनी है? -1, और -1 × 12 ये हो गया -12, और 2 - 12 -10 + 11i, ये हो गया मेरा z1 × z2 हो गया। सो z1 × z2 की जो वैल्यू आई तो सिंपल, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका जो आंसर आया वो भी क्या आया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप z1 × z2 का मल्टीप्लिकेशन करते हो और z2 × z1 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। सो ये जो -10 हो गया ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 × z2, और ये जो +11 हो गया ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 × z2। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। सो देखते हैं आगे। हाँ, अब एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या बचा है? डिवीजन। सो डिवीजन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका z1 दिया है 2 + 4i और z2 दिया है 5 + 6i, क्या दिया है? 5 + 6i, ले लो जो भी लेना है वो। ठीक है। सो आपको डिवीजन पढ़ने के पहले एक टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट टर्म। कौन सी टर्म? कॉन्जुगेट टर्म। हमें आगे में पढ़ना है कि ये कॉन्जुगेट टर्म क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम। हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और उसके कॉन्जुगेट टर्म को हम डिनोट करते हैं z बार से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? z बार से। बहुत इजी है, देखो। सो यहाँ पे z लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट। सो देखो, अगर आपको 3 + 4i, ये 3 - 4i,
-3 + 4i और -3 - 4i। ठीक है, बस ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको इतनी एक बात याद रखना है, आई वाली टर्म, इमेजिनरी टर्म, इसका साइन चेंज करना है, खत्म। जब भी कॉन्जुगेट निकालना है, आई के टर्म का साइन क्या करना है, चेंज। आपका कॉन्जुगेट टर्म आ गया। सो 3 + 4i कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4i। 3 - 4i क्या हो जाएगा, 3 + 4i। -3 + 4i क्या हो जाएगा, -3 - 4i। -3 - 4i -3 + 4i। इज इट क्लियर? सो आई वाले टर्म का साइन चेंज करो, आपका कॉन्जुगेट आ गया, फिनिश। ठीक है, तो जैसे ये आ गया, आप डिवीजन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे अगेन, चलो Z1 = दिया है 3 + 2i, Z2 = दिया है 5 प्लस क्या लेते हैं, i ले लेते हैं, और आपको निकालना है Z1 / Z2। चलो तो Z1 कितना दिया है, 3 + 2i, Z2 कितना दिया है, 5 + i। चलो इतना क्लियर है। जब भी आप डिवीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी ऑपरेशन करो, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म नहीं चाहिए हमको। डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म चाहिए क्या हमको, नहीं, नेवर। जैसे आपको सभी लोगों को पता है, अगर हमारे पास 10/2 है तो अपन इसको 5 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। वैसे ही जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई आंसर लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हमको डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म चाहिए क्या, नहीं। चलो वही वाला कंसेप्ट आ गया। दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन दिया है और नीचे में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपका डिवीजन का प्रॉब्लम है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो बताओ 5 + i का कॉन्जुगेट क्या हो गया, 5 - i, 5 - i। किया मल्टीप्लाई डिवाइड। ये इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमको मिल गया a + b, a - b। ठीक है, ये फार्मूला बच्चा जानता है, a² - b²। चलो 5 + i, 5 - i, 5² - i², फिनिश। चलो इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 - i तो ये 15 हो गया, 3 × -i -3i हो गया, 2i × 5 10i, 2i × -i सो -2i²। करो सॉल्व इसको, क्या होगा ये, सो Z1 / Z2 क्या आएगा रे, सो 15 -3i + 10i कितना हो जाएगा, 7i। और आप सभी लोगों को पता है -2i², i² कितना होता है रे, तुरंत याद आना चाहिए, क्या होता है, -1। तो -2 × -1 कितना हो गया, +2। चलो इसको लिखते 5² 25 माइनस i² कितना, -1 और माइनस +1। सो हमारा ये आंसर आ गया 15 + 2 17 + 7i / 26। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 17/26 + 7/26i। आ गया Z1 / Z2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा आंसर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। सो ये हो गया मेरा रियल पार्ट ऑफ Z1 / Z2 और ये हो गया मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 / Z2। इज इट क्लियर? ये सबको समझा है? चलो सो आगे देखते हैं। सो इसमें एक और एक क्वेश्चन है, अगर आपको Z = दिया है 1/i, बताओ आंसर। तो पहले बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में मुझे आई वाली टर्म चाहिए क्या, नहीं। अब डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म नहीं चाहिए तो चलो क्या करते रे बाबा, ये ऊपर आए और नीचे आए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो ऊपर में हो गया i और नीचे में हो गया i²। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आंसर कितना आया, -i हो गया। कितना आंसर आया, -i। अब इसमें आपको किसी ने रियल पार्ट बोला तो कितना आएगा, अंडू आएगा। कुछ है क्या रियल पार्ट, नहीं है, नहीं है मतलब कितना होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, -1 आएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो हाँ
इक्वालिटी। ठीक है, सो ये दो कंसेप्ट कभी कभी पूछते हैं आपको, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो बहुत इजी है, जब भी आपको कोई नंबर दिया है z इज इक्वल्स टू 5 + 7i, कौन सा नंबर दिया है, 5 + 7i, तो सिंपल है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z होता है -z, क्या होता है, -z। तो इसका क्या हो जाएगा, -z मतलब कितना, -5 - 7i। इज इट क्लियर? चलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बोला तो वो हो जाएगा 1/z। क्या हो जाएगा, 1/z। अगेन चलो यही नंबर लेते, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मतलब क्या निकालना है, 1/z। ठीक है, सो 1 कितना रे, 5 + 7i। चलो अगेन वही वाला कंसेप्ट, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो 1/5 + 7i। चलो करो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना हो जाएगा, 5 - 7i, 5 - 7i। ठीक है, तो ऊपर में तो आ जाएगा 5 - 7i और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा -b a + b, कितना हो जाएगा बेटा, 5² - 7i का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 5 - 7i, ये कितना होगा, 5² 25, 7² 49, i² -1, बराबर है। सो 5 - 7i डिवाइड बाय 25 + 49, कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका 74। 5 - 7i डिवाइड बाय 74। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो 5/74 - 7/74i। क्लियर? तो ये हो गया आपका 5/74 रियल पार्ट -7/74 इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सो बस आपको इतना याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स z का -z होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है। सो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कौन सा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे लिख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपको दिया है x + iy और इधर दिया है 7 - 3i। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू -3 हो गई, क्योंकि ये वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ेंगे ये प्रॉब्लम में, पढ़ेंगे हम इसका कंसेप्ट जो भी है वो। कॉन्जुगेट पढ़ लिया हमने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, सो देखो, अगर ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, तो जो x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। कौन सा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मेरे को दिखाना है नंबर सिस्टम में, तो ये रियल एक्सिस है, तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 0 -1 -2 -3। ठीक है, y कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, i 2i 3i, ये क्या हो जाएगा, -i -2i -3i। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पे 2 + 3i है, तो 2 + 3i कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 3i। ठीक है, सो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ये भी पढ़ना है अभी। चलो, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अब देखो हमने क्या पढ़ा रे, क्या पढ़ा, कॉन्जुगेट टर्म पढ़ा। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो मैंने क्या बोला, जब भी हम कॉन्जुगेट लिखेंगे क्या करेंगे, आय वाले टर्म का साइन चेंज करेंगे, बराबर है। अब मुझे बताओ बेटा, z = 2 + 3i है, पहली प्रॉपर्टी z बार का बार दिया,
जेड बार का बार दिया। तो 2 + 3 है, तो चलो बाबा जेड बार कितना हो जाएगा 2 - 3 है। चलो और एक बार उसको उल्टा पुल्टा कर दो, कितना हो जाएगा अगेन 2 + 3 हो गया। मुझे बताओ एक बार आई का साइन चेंज किया, प्लस का माइनस हुआ, अगेन किया वही आ गया ना। सो जेड बार का बार लोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा रे बेटा, जेड ही आएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सेपरेट देते चलो। Z1 + Z2 का होल बार है, सो Z1 बार + Z2 बार। Z1 - Z2 का होल बार है, Z1 बार - Z2 बार। Z1 × Z2 का बार है, Z1 बार डॉट Z2 बार। Z1 / Z2 का बार है, Z1 बार / Z2 बार। सब बार को सेपरेट देते चलो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। देखो मुझे बताओ Z1 + Z2 का क्या है बार, चलो एक को सेपरेट दे दो, Z1 बार Z2 बार। माइनस है तो माइनस लिख दो, कुछ दिक्कत है नहीं। चलो Z1 × Z2 का बार क्या होगा, Z1 बार डॉट Z2 बार, डिवाइड में Z1 / Z2 होगा और उसका क्या होगा बार होगा, तो अगेन Z1 बार Z2 बार। ठीक है, ब्रैकेट में मॉड लिखा हो। ठीक है, अब ये बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। देखो क्या होगा जब भी आप Z + Z बार को ऐड करोगे, देखो ध्यान से देखो, Z मतलब x + iy, Z बार मतलब x - iy। देखो Z = x + iy, Z बार मतलब x - iy प्लस iy माइनस iy गायब, क्या बचा x वाली टर्म बची, कितनी बार बची 2 बार बची। तो जब भी आप Z + Z बार लिखोगे तब आपका आंसर कितना आएगा 2 × रियल पार्ट ऑफ Z आएगा कि नहीं आएगा। देखो सिंपल Z + Z बार, चलो यहाँ पे Z + Z बार, तो Z + Z बार को ऐड कर रहे हो तो +3i - 3i गायब, कितना आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। चलो नेक्स्ट दूसरा, जब भी हम Z - Z बार करेंगे, अब सुनो अब कौन सा टर्म कैंसिल होगा, Z + Z बार था तो I वाला टर्म कैंसिल हुआ, अब Z - Z बार है तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा रे, रियल पार्ट वाला टर्म कैंसिल होगा और हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इज इट क्लियर। तो देखो जब भी Z और Z बार को ऐड कर रहे हो तो x + iy x - iy गायब, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। Z - Z बार कर रहे तो iy वाली टर्म क्या हो रही है, बच रही है, रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना, ये सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा इजी जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये सभी को पता है, रियल एक्सिस मतलब 1 2 -1 -2, ये i 2i -i -2i। ठीक है, सो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। सो एज्यूम करो कोई आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दिया है Z = चलो कोई भी ले लेते हैं x + iy, वो यहाँ पे आया Z कितना x + iy, ये हो गया आपका ओरिजिन। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, मॉड्यूलस ऑफ Z। तो मॉड्यूलस ऑफ Z को हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ Z से। किससे डिनोट करते रहे, मॉड ऑफ Z से। अब ये मॉड ऑफ Z क्या है, सो ओरिजिन से लेकर इस Z तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर इस Z तक का डिस्टेंस मतलब है मॉड ऑफ Z, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको सभी को पता है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं। ठीक है, सो ये हो गया अपना मॉड ऑफ Z। अब इस मॉड ऑफ Z को कैसे निकालेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है मॉड ऑफ Z = इधर लिखता हूं, मॉड ऑफ Z = अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या फार्मूला है,
अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट क्या होता है x, इमेजनरी पार्ट क्या होता है y, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। कोई कहाँ पे भी रह सकता है, ये यहाँ पे सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये डिस्टेंस हो गया मॉड z का। ठीक है, एंड मॉड z इज ऑलवेज कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, सो हम आते हैं अभी प्रॉपर्टीज में। अगेन मॉड वाली प्रॉपर्टी एकदम इजी है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मॉड ऑफ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी लिखी नहीं है। ठीक है, चलो देखते। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर आपके दोनों नंबर बोले तो आप समझ जाओ रे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। तो दोनों नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, दोनों को मॉड सेपरेट दे दो, दैट्स इट। दोनों को मॉड क्या दे दो, सेपरेट। अगेन अगर आपका Z1/Z2 है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों को मॉड क्या दे दो, सेपरेट दे दो, Z1/Z2। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद ही रखना है आपको। कौन सी, अगर z मॉड ऑफ z का पावर m दिया, सर बोलेंगे ये क्या बोल रहे सर, ये तो इजी है। नहीं, अगर 2 + 3i का स्क्वायर दिया निकाल लोगे, क्यूब दिया निकाल लोगे, 2 + 3i का पावर दिया 100, निकालो टर्म, कितनी टर्म आएंगी, 101। बायनोमियल में पढ़ना है हमको। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 10। लिख सकते हो क्या, नहीं, तो तब आपका काम में आएगा ये प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ z निकालना है और उसके पावर में m देना है। इज इट क्लियर। देखो z का पावर m का मॉड है, मैंने क्या किया, मॉड z निकाला और उसके पावर में क्या दिया, m दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर का हमको बहुत क्वेश्चन भी लेना है। जैसे सिंपल, बहुत सारी सिंपल प्रॉब्लम जिसमें हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे का देखते हैं। चलो सो पढ़ते हैं हम एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ही नाम है, एम्पलीट्यूड बोलो आर्गुमेंट बोलो। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक है, तो सिंपल है। मुझे बताओ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो यहाँ पे कहीं पे तो भी है, जिसको बोल दूँ मैं z = x + i/y। सो इस ओरिजिन से लेकर इस z तक का डिस्टेंस मतलब हुआ मेरा मॉड z। कितना हुआ रे, मॉड z। ठीक है, सो इस O से Z तक का जो डिस्टेंस है, O से Z तक का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल मेजर करोगे उसे बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ ये नंबर कहाँ तक हो सकता है, तो ये नंबर सर सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। सो इसकी रेंज हो जाएंगी 0 से लेकर 2π तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π तक। ठीक है, चलो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहे तो कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ z = x + i/y, मतलब अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस मार्क करूँ तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया रे बेटा, x हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया, y। और हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। सो आपको पता है tan θ = सभी ने पढ़ा है रे, tan θ = अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर ये हो गया y/x। चलो थीटा = tan को उस साइड भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और इसे लिखना है हमें मॉड में, दैट इज y/x। सो हमारा थीटा का फार्मूला बन गया tan इनवर्स y/x। ठीक है, सो लेकिन एज्यूम करो अगर, अब मुझे बताओ यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x निगेटिव होगा, यहाँ पे y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y निगेटिव होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम। चेंज, एक सेकंड ना।
इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है ये एक्चुअल में। अब मुझे बताओ, आपको एम्पलीट्यूड पढ़ना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपका ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स बोलेंगे, इसको नेगेटिव एक्स बोलेंगे, इसको पॉजिटिव वाई बोलेंगे, इसको नेगेटिव वाई बोलेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं नंबर दूँ तो 1 2 3 -1 -2 i 2i -i -2i, ठीक है। जब भी आपका x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा तब आपका कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। जब भी आपका x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। x निगेटिव, दोनों भी निगेटिव है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव है y निगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, जब भी हम, ये हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब मेजर करते तब कौन सी डायरेक्शन में मेजर करते? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी हमको एंगल मेजर करना है हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। और कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। देखो, अब मुझे बताओ, अगर आपका क्वाड्रेंट सेकंड है, ध्यान दो, अब मुझे बताओ, अगर आपका क्वाड्रेंट है सेकंड, अब मुझे बताओ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप एंगल कैसे मेजर करोगे रे? अगर यहाँ पे z पॉइंट है, जो भी है x + i y, तो इसका एंगल तो ये तो हो गया थीटा, बराबर है। tan थीटा = y x, वैसे लिखोगे ना, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? आपको एंगल कहाँ से मेजर करना है? आपको एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो आपका एंगल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इतना एंगल। इतना मतलब कितना? तो मुझे बताओ, ये एंगल कितना है टोटल? पाई। कितना है? पाई। उसमें से थीटा को माइनस कर दो। ये पूरा कितना है? कितना है बच्चों को? पूरा पाई है। उस पाई में से इस थीटा को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल कितना था? थीटा था। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। कितना हो गया बेटा? पाई माइनस थीटा। चलो दूसरी बात, अगेन ये पॉजिटिव एक्सिस, एक नेगेटिव एक्सिस, और आपका z यहाँ पे कहीं पे तो भी है। तो अगर आपका z यहाँ पे है तो आप तुरंत यहाँ से मेजर कर लोगे। कितना? थीटा। अगेन ये कितना? y, ये कितना? x। वही फार्मूला tan थीटा y/x, ठीक है। लेकिन आपको एंगल कहाँ से मेजर करना है रे? बताओ जल्दी से। एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ तक कितना हो गया? पाई हो गया। और ये कितना? थीटा। मतलब जब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तब हमारा एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आते हैं कौन से क्वाड्रेंट में रे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो आपका z है ये। कहाँ से मेजर करोगे? ये कितना हो गया? थीटा। अगेन वही वाला कंसेप्ट, tan थीटा = y/x, ठीक है। लेकिन फिर से बताओ, हमको एंगल कहाँ से मेजर करना है? कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, एक सीधा लॉजिक, ये पूरा का पूरा कितना है? 2 पाई। उसमें से इतना क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया? 2 पाई
माइनस थीटा। मतलब जब भी आपको आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा, सेकंड में रहा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में रहा तो पाई प्लस थीटा और फोर्थ में रहा तो 2 पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ इसके अलावा अगर आपको जो नंबर दिया z इज इक्वल्स टू सिर्फ 5 दिया, कितना दिया 5। अब मुझे बताओ वो 5 नंबर इसी एक्सिस पे होगा। अब इसी एक्सिस पे 5 नंबर होगा तो यहाँ से ही इसका एंगल मेजर करोगे तो वो कितना आएगा 0। मतलब हमेशा प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारा एम्पलीट्यूड बोलो आर्गुमेंट बोलो कितना आएगा 0 आएगा। जब भी आपका z 5 आए है, 7 आए है, 10 आए है, मतलब आपका ये जो नंबर रहेगा वो हमेशा कौन से एक्सिस पे रहेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो इसका एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना π/2। अगेन माइनस नंबर है तो कितना आएगा 180 डिग्री। 2 कितना आएगा आप सभी लोग निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखो कौन सा रे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो उसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आर्गुमेंट सबको पता है, क्या था आर्गुमेंट बताओ जल्दी से। आर्गुमेंट था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था पाई माइनस थीटा, ये था पाई प्लस थीटा और ये कितना था 2 पाई माइनस थीटा। ये था हमारा आर्ग्यूमेंट। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। इसकी रेंज देखी जाए तो 0 से लेकर 2 पाई तक थी, मतलब 360 डिग्री तक थी, क्योंकि अपन यहाँ से मेजर करते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेगा तो इसकी रेंज रहेंगी -π से लेकर +π तक। इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है रे बाबा, -π से लेकर +π तक। ये क्या है सर? तो आपको सभी को ब्रैकेट्स पता है, क्या होता है ब्रैकेट, एकदम ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखो ब्रैकेट्स क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 7, इसका मतलब हो गया अगर आप नंबर लाइन पे ये 4 नंबर है और ये 7 नंबर है तो इस 4 7 का मतलब ये है कि इस 4 7 ब्रैकेट में पूरे के पूरे 4 और 7 के बीच में के पूरे एलिमेंट इंक्लूड है, एक्सक्लूडिंग 4 and 7, एक्सक्लूडिंग 4 and 7। चलो ये बताओ 4 7, इसमें 4 और 7 के पूरे नंबर्स इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 4 and 7। चलो 4 7, इसमें 4 और 7 के बीच के पूरे एलिमेंट्स इंक्लूड है, एक्सक्लूडिंग 4, इंक्लूडिंग 7। इसमें 4 और 7 के पूरे एलिमेंट प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग 4, एक्सक्लूडिंग 7। तो इस एक्सक्लूडिंग को वो ऐसे भी लिख सकता है। इज इट क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट रहा तो इंक्लूडिंग रहेगा, राउंड ब्रैकेट रहा तो एक्सक्लूडिंग रहेगा। और अगर आपने सेट पढ़ा है तो अगर 2 5, इसका मतलब सिर्फ 2 और सिर्फ 5 एलिमेंट इसमें है। इज इट क्लियर? चलो चेंज नहीं करते, हाँ। इसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है? -π से लेकर +π तक। मतलब मुझे बताओ अगर मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा? सर 0 से लेकर π/2 तक आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा, मतलब कितना 90 से लेकर 180 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे जाते हो वो पाई प्लस होगा, पाई प्लस होगा, पाई प्लस होगा, 90 में कुछ प्लस होगा। लेकिन 90 में कुछ प्लस होगा तो उसमें वो बोल रहा है क्या? नहीं, रेंज तो ख़त्म हो गई। अब दिक्कत आई
तो अब इस केस में उसने हमको निगेटिव वाली रेंज दी है, तो क्या होगा? तो मुझे बताओ, यहाँ पे एंगल कितना था हमारा? थीटा था। तो चलो क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये हमारा एंगल कितना था? थीटा था। तो चलो मैं कहाँ से मेज़र करता हूँ रे? इधर से मेज़र करता हूँ। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते 180 से, तो चलो दूसरे दरवाजे से आते हैं अपन अंदर, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा कितना है रे बाबा? कितना है? पाई है। उसमें से ये थीटा माइनस कर दो तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था कि एंगल मेज़र करना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेज़र करो। अभी आप तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हो, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर रहा हूँ, इसलिए उसको लूँगा निगेटिव। इज इट क्लियर? उसको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस थीटा। तो उसको मैं माइनस पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, या फिर माइनस ऐसे लिखो। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये एंगल रहेगा थीटा, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज में मेज़र कर रहा हूँ तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस थीटा। मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमारे एंगल चेंज होंगे, अदरवाइज पूरे के पूरे एंगल उतने ही सेम रहेंगे, ठीक है। चलो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म है। जो पहला हमने पढ़ा, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। क्या पढ़ा? z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कौन सा हो गया मेरा? पोलर फॉर्म। z इज इक्वल्स टू r e टू द पावर आई थीटा। कौन सा हो गया? पोलर फॉर्म, ठीक है। सो 3 फॉर्म है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r इज इक्वल्स टू e टू द पावर आई थीटा, z इज इक्वल्स टू r e टू द पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म है। अब इसमें आप सभी लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि सर ये r क्या है? r क्या है? तो r है मॉड्यूलस ऑफ z। क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z। थीटा क्या है? तो थीटा है आर्गुमेंट। थीटा क्या है? आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। बहुत इजी, फिनिश। कुछ करने की जरूरत है? हो गया अपना पोलर एवलर्स। अरे मिटा दिया, अंडो हो सकता है क्या? चलो फिर भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे बताओ, z इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म। और ये लिखा z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा। और जब भी आप इस दोनों इक्वेशन को, दोनों भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग फॉर्म में लिखे अलग अलग फॉर्म। सो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और r e टू द पावर आई थीटा। मतलब इससे आपके बहुत, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक बात आपके समझ में आना चाहिए कि e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू आती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। क्या है? e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और e का पावर माइनस आई थीटा होगा तो हम लिख सकते कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। इसी के बाद एक डी मोइस थ्योरम का कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है? डी मोइस थ्योरम। अब डी मोइस थ्योरम क्या बोलता है? देखो बहुत इजी है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n है, सुनो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो n
ये जो n है ये एंगल के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? एंगल के साथ। एंगल कौन है? थीटा है। एंगल कौन है? थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और अब इसका पावर माइनस n है, माइनस को छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने क्या बताया था? ये जो n है ये किसके साथ जाएगा? थीटा के साथ जाएगा। चलो cos n थीटा आई साइन n थीटा, इतना क्लियर है। बचा क्या? माइनस। तो इस माइनस को यहाँ पे दे दो, फिनिश। ये हो गया हमारा डी मोइस्टर। और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जैसे हमको अगर एक कोई न्यूमेरिकल लेना है, जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और फाइंड करने को बोला cos ए प्लस आई साइन ए, cos बी प्लस आई साइन बी, और cos सी प्लस आई साइन सी। इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोली। एकदम इजी, अभी अभी पढ़ा है मैंने आपको। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर आई थीटा। कैसे बताया था? देखो, z इज इक्वल टू बताया था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बताया था अभी। और दूसरा यूलर फॉर्म बताया था r इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा। इस दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चला ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। बस वही वैल्यू हमको यहाँ पे देखना है। लगाओ cos ए प्लस साइन ए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा, तो cos ए प्लस आई साइन ए ई टू द पावर आई। सेम यहाँ पे लगेगा ई टू द पावर आई बी, सेम वहाँ पे लगेगा ई टू द पावर आई सी। तो इसको आप पावर की आइडेंटिटीज पढ़े हो आपने, ई टू द पावर आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। आई को कॉमन निकालो, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा? ई टू द पावर। अब मुझे बताओ ए बी सी क्या है? क्या है रे? क्या है? ए बी सी है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, और तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? इसका आंसर आ गया ई टू द पावर आई पाई। अगेन ई टू द पावर आई थीटा को लिख सकते हैं हम, हाँ। सो हमारा आंसर क्या आ गया? ई टू द पावर आई पाई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मुझे बताओ? ई टू द पावर आई थीटा को क्या लिखते हो? ये अभी देखो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो ई टू द पावर आई को लिखोगे आप cos पाई प्लस आई साइन पाई। चलो आ गया cos पाई प्लस आई साइन पाई। मुझे बताओ, ये आपको याद ही होना चाहिए। साइन किसका भी पाई लो, आपके ले लो, मुर्गी के ले लो, जिसके लेना है उसको लो। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इसका पाई उसका पाई सबका पाई। साइन n पाई, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा रे? 0। सो साइन n पाई का आंसर कितना आएगा? 0। अब आते हैं हम किसके ऊपर रे? किसके ऊपर आते हैं? कॉस के ऊपर। तो देखो, ये कॉस थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है। साइन जैसे करेंगे वैसे कॉस करेंगे हर इसमें ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे अपन। जैसा साइन रहेगा एग्जैक्टली उसका उल्टा क्या करेंगे? कॉस। तो कॉस क्या बोल रहा है? तो कॉस जब भी इवन पाई होगा, कौन सा पाई होगा रे? इवन। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 200 पाई, जब भी इवन पाई होगा तब अपना आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। और कॉस जब भी ऑड पाई होगा, पाई 3 पाई 5 पाई, तब आंसर कितना आएगा? -1 आ गया। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। कॉस पाई कौन सा पाई है? ऑड पाई है, -1। साइन पाई देखना ही नहीं, 0। तो आंसर कितना आ गया? -1। कितना आ गया बेटा? -1। चलो आगे का देखते हैं क्या है तुम। हाँ ठीक है, पोलर फॉर्म हो गया, यूलर्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आई के पावर, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, पोलर, यूलर्स, इसके बाद
अगर इतनी थ्योरी कर ली तो आपका एक क्वेश्चन 101% बन जाएगा, बोले तो बन जाएगा। चलो डायरेक्टली अपन PYQ सॉल्व करते, ठीक है। सो देखो फर्स्ट PYQ कौन सा है रे, चलो दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, चलो देखते हैं। देखो क्या है, तो इसमें इसने क्या बोला है, तो मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ, लेट -2 -1/3i क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस IY डिवाइड बाय 27। i इज इक्वल्स टू क्या बोला है, √-1। मतलब ये प्रॉब्लम किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। क्यों, क्योंकि क्या दिया है, इमेजिनरी नंबर दिया है। x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y कौन से नंबर्स है, रियल नंबर्स। और हमें निकालना क्या है, y माइनस एक्स। क्या निकालना है रे, y माइनस एक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करते, देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता, -2 × 3 -6 -i डिवाइड बाय 3 उसका क्यूब इज इक्वल्स टू एज इट इज। अब इसको अगर सेपरेट करूँ तो मैं एक काम करता, माइनस को निकालता कॉमन, तो ये हो गया 6 + i डिवाइड बाय 3 उसका क्यूब। तो मुझे बताओ माइनस का क्यूब क्या आएगा, माइनस आएगा। और a + b का क्यूब, तो इसको ऐसे लिख लेते, 6 + i का क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब इज इक्वल्स टू x + iy डिवाइड बाय 27। बताओ 27 कैंसल। सो माइनस करो सॉल्व, क्या हो जाएगा, 6 क्यूब a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो 6 क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस इज इक्वल्स टू x + iy। चलो हाँ करो बरा, सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा जल्दी से बताओ। हाँ ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36 × 3 108i प्लस 18 i² कितना -1 और i क्यूब कितना -i। सो इसको सॉल्व करोगे तो देखो -216 -108i -18 माइनस प्लस i इज इक्वल्स टू x + iy, ठीक है। सो -108i प्लस i कितना हो जाएगा रे, -216 और -18 कितना हो जाएगा, करो। अरे ये -18 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18। इसको बराबर ध्यान देखो, देखो ना ये क्या है, -216 और माइनस कितना, +18। करो एडिशन, -216 + 18 कितना हो जाएगा, -198 -108i प्लस i -107i इज इक्वल्स टू x + iy। इज इट क्लियर, इतना देखो क्लियर है। क्लियर है इतना, देखो सभी लोग, हो गया। निकालना क्या है बताओ, कंपेयर करो, रियल पार्ट कौन सा है, x कितना है -198, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y है -107। सो y माइनस x निकालना है, सो -107 -198। सो कितना हो जाएगा, -107 प्लस 198 कितना रे, 91 है। चलो आगे आंसर, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो क्या है, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दी उसने, यहाँ पे लिखा मॉड z प्लस z इज इक्वल्स टू 3 + i
वेयर आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, मतलब अगेन इमेजिनरी नंबर दिया है। सो मॉड जेड हमको पूछा है, क्या पूछा है, मॉड जेड। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड के लिए जेड पता होना चाहिए, और जेड यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जेड कितना है, एक्स प्लस आई वाई। अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड जेड कितना हो जाएगा रे, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हाँ, सो देखो क्या निकालना है हमको, मॉड जेड निकालना है। सो करते सॉल्व इसको, करो पुट इसमें मॉड जेड मतलब क्या हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड मतलब कितना, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई। देखो क्या करना है, एक्स वाई निकालना है अल्टीमेटली, ये इक्वेशन है। तो मुझे बताओ इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये है पूरा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये है। सो बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते, और किसको इक्वेट कर सकते, इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट को इक्वेट किया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या लेंगे, 3, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना, 1। चलो वाई में 1 मिल गया, करो पुट इसमें, वाई 1 मिला तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स निकालना है, बराबर है ना। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओ 3 माइनस एक्स। देखो जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो रूट को हटा दो, बहुत ईजी हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। क्या है इसमें रे, एक्स स्क्वायर कैंसल, सो 1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6x, तो 6, हाँ। सो कहाँ तक आया था हमारा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सर चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 6x, चलो माइनस 6x इधर है तो प्लस 6x, फिर ये 9 माइनस 1, तो कितना है, करो सॉल्व, 6x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 मतलब कितना 8, सो x इज इक्वल्स टू 8/6 मतलब x कितना 4/3। चलो x और y मिल गए, आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, हाँ मॉड जेड। तो मॉड जेड का फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16/9 प्लस 1, करो सॉल्व, 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 9, तो ये कितना हो गया रूट 25/9 मतलब कितना 5/3। सो मॉड जेड हो गया अपना 5/3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता था थीटा, क्या करना है tan इनवर्स y/x, क्योंकि एक बार आपका x और y निकल गया मतलब आपका क्या मिल गया, z मिल गया, और z मिलने के बाद आप मॉड z निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, आर्गुमेंट कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो